नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज दूदू। मैं आपको पढ़ा रही थी प्लेटो का शिक्षा का सिद्धांत। आज हम पढ़ेंगे प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत। जैसे मैंने आपको बीच बीच में भी बताया है पिछले मेरे पूरे व्याख्यानों में कि प्लेटो किस तरह की बात करता है। प्लेटो का जो शिक्षा का सिद्धांत है वो भी बेस्ड है आदर्श राज्य के लिए। माने वो जो शिक्षा व्यवस्था देता है वो पूरी की पूरी आदर्श राज्य का निर्माण कैसे होगा उसके लिए ही डिज़ाइन की गई है। तो प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत क्या है, प्लेटो क्या चाह रहे हैं, कौन सा आदर्श स्थापित करना चाह रहे हैं। तो प्लेटो के समस्त चिंतन का आधार एक आदर्श राज्य है जिसमें न्याय का विकास हो सके। न्याय की अवधारणा मैंने आपको पूरी विस्तार से अपने पिछले लेक्चर में बताई थी। इसी की प्राप्ति के लिए वह साम्यवाद और शिक्षा का सिद्धांत भी बताता है। जिस प्रकार उसके प्रिय गुरु को जहर देकर मारा गया था, उसका प्लेटो के मन पर काफ़ी असर पड़ा था। असर भी नहीं कह सकते, उसको बुरा असर कह सकते हैं, बुरा असर पड़ा था। अतः उसके जीवन का एकमात्र ध्येय एक ऐसे आदर्श राज्य का निर्माण करना था जिसमें कभी ऐसी दुर्घटना नहीं हो और वह अपने जीवन के सर्वोच्च ध्येय को प्राप्त कर सकें। प्रोफेसर नेटलशिप हैं, उन्होंने कहा है कि रिपब्लिक में वह अपने आदर्श को किंचित मात्र भी, मतलब बहुत बिल्कुल भी न्यून नहीं होने देता। उसे केवल इस बात से ही संतोष हो जाता है कि वह राज्य को एक आदर्श के रूप में प्रदर्शित कर रहा है। उनका मानना है कि मानव इतना ऊपर भी उठ सकता है कि वो आदर्श दार्शनिक शासक भी बन सकता है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि प्लेटो 3 वर्गों की बात करता है, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। तो उसके इस आदर्श राज्य का उद्देश्य क्या है? पहला है कि आदर्श राज्य का पहला उद्देश्य यह है कि व्यक्ति को सत्य और आनंद की प्राप्ति हो सके, क्योंकि अन्याय दुख का कारण होता है उसके अनुसार। जैसे वो जो न्याय का सिद्धांत देते हैं वो ये बताते हैं कि समाज में न्याय व्यवस्था बहुत प्रगाढ़ रूप से होनी चाहिए। यदि न्याय की प्राप्ति नहीं होगी तो व्यक्ति हमेशा दुख को प्राप्त करता रहेगा, और जो भी व्यक्ति दुख में डूबा रहेगा उसको कभी भी सत्यानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो मैंने आपको बताया था कि आत्मा की शुद्धि के लिए वो संगीत की शिक्षा देने की बात करते हैं, तो ये भी उसी से कनेक्टेड बात है। दूसरा पॉइंट है कि नागरिकों को आंतरिक और बाह्य चुनौतियों से सुरक्षित रखना। समाज में शांति इसलिए रहेगी कि केवल बुद्धिमान व्यक्ति शासन करेंगे। अब आप देखिए कि वो समाज को सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसी काल्पनिक शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, काल्पनिक राज्य की बात करते हैं जिसमें समाज को शांति से सुरक्षित रखा जा सके। आंतरिक और बाह्य चुनौतियां जो आ रही हैं उनसे उनको बचाया जा सके। इससे राज्य कंचन और कामनी के प्रभावों से भी दूर रहेगा। कंचन कामनी क्या होती है? कंचन कामनी जो दुर्व्यसन होते हैं, राजा महाराजाओं के जो दुर्व्यसन होते हैं, उनके जो विकार होते हैं, मस्तिष्क के विकार का मतलब है कि जैसे महलों में कई बार होता था, राजा लोग नाच गाने में जाते थे और दासियां होती थीं और कई सारे तरह के आपको उदाहरण मिल जाएंगे। उन सब व्याधियों से प्लेटो समाज को, राज्य को बचाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ऐसे कहा कि कंचन कामनी के यानी जो दुर्व्यसन है, जिनको व्यसन कहा जा सकता है, तो उनसे, उनके प्रभावों से भी, क्योंकि इंटेलेक्चुअल होगा व्यक्ति, शिक्षित होगा व्यक्ति, और उसको इतना मतलब बाध्य कर दिया जाएगा कि वो एक निश्चित तरह का व्यवहार ही समाज में करेगा, तो उसमें दुर्गुण उत्पन्न होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी, ऐसा प्लेटो मानकर चल रहे हैं। तीसरा जो उद्देश्य है वो ये है कि एकता और समरसता लाना, समाज में एकता और समरसता लाना, क्योंकि प्लेटो के आदर्श राज्य में विरोध का अभाव रहेगा।
विरोध का भाव इसलिए रहेगा क्योंकि प्लेटो विरोध का किसी को अधिकार दे ही नहीं रहे। वो एक ऐसी ग्रुप का ही क्रिएशन करना चाह रहे हैं, तैयार करना चाह रहे हैं कि उसमें कोई व्यक्ति विरोध ही नहीं करेगा। तो इस राज्य में केवल उन्हीं लोगों पर नियंत्रण रहेगा जो कि न्याय सिद्धांत, कार्य विभाजन और साम्यवादी योजना के विरुद्ध कार्य करेंगे। अब आदर्श राज्य का गठन कैसे होगा? आदर्श राज्य का गठन किस प्रकार से होगा? कैसा राज्य बनेगा वो? तो जिस प्रकार मन अथवा मानवीय आत्मा का निर्माण वासना, साहस और विवेक से मिलकर होता है, उसी प्रकार राज्य को उत्पन्न करने में भी 3 तत्व सहायक होंगे। मैंने आपको हर बार बताया है कि 3 तत्व, वासना, क्षुधा, साहस और विवेक, 3 तत्व वो समाज में मान के चल रहा है कि जितने भी समाज के लोग होंगे वो 3 तत्वों को लिए हुए होंगे। तो उनमें हम अच्छे से विभाजन कर पाएंगे कि ये वासना वाले लोग हैं तो ये उत्पादक वर्ग बनाएंगे, ये साहस वाले लोग हैं तो ये सैनिक वर्ग बनाएंगे, और ये विवेक वाले लोग हैं तो इनसे दार्शनिक राजा या शासक उत्पन्न होंगे। तो 3 तरह के तत्व भी वो बात करते हैं। 3 तरह के तत्व कौन से हैं? आर्थिक तत्व पहला, दूसरा तत्व है सैनिक और तीसरा तत्व है दार्शनिक। तो यहाँ पर एक हम खाका बना सकते हैं, एक ग्राफ बना सकते हैं कि विवेक, शौर्य, साहस और इच्छा, यानी कि जिन लोगों में स्वर्ण तत्व है, स्वर्ण तत्व का मैं कहने का मतलब है जिन लोगों में, जो लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिन लोगों में विवेक है, बुद्धि है, वो लोग दार्शनिक राजा का निर्माण करेंगे। दूसरा तत्व है चांदी तत्व। चांदी का मतलब यह है साहस का तत्व, वो लोग सैनिक वर्ग का निर्माण करेंगे। और तीसरा तत्व है लोहा या पीतल। इसके आधार पर कृषक या शिल्पकार व्यक्ति उत्पन्न होंगे। जिन लोगों में स्वर्ण तत्व होगा, जो शासन करेंगे, वो बुद्धिमान या बुद्धि प्रधान उच्च वर्ग होगा। जिन लोगों में चांदी का तत्व होगा वो सैनिक वर्ग का निर्माण करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। और जिन लोगों में लोहे या पीतल का तत्व होगा वो उत्पादक वर्ग का निर्माण करेंगे। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में एक विशेष प्रकार का गुण होता है जो उसे प्रकृति से मिलता है। राज्य में मिलने वाले प्रशिक्षण से यह गुण और भी अच्छे से विकसित होता है। इस गुण के अनुरूप ही व्यक्ति को कार्य प्रदान किया जाएगा राज्य के द्वारा। जिसमें इच्छा या क्षुधा की प्रधानता है, वो सांसारिक सुख या इंद्रिय आनंद की लालसा बनी रहती है उनमें। ये लोग धन और भौतिक पदार्थों की कामना करते हैं, अतः इन्हें प्लेटो लोहे और तांबे के आदमी कहता है। चांदी के आदमी शौर्य, उत्साह और साहस वाले लोग होते हैं जो समाज की आतंकियों से, आतताइयों से रक्षा करते हैं और अपनी जान हथेली में रख के युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। विवेक युक्त जो पुरुष हैं वो अभिभावक वर्ग में आते हैं, जो श्रेष्ठता और सौंदर्य के प्रतीक होते हैं, जो सत्य और आनंद को पहचानते हैं। प्लेटो कहता है कि यह आवश्यक है कि हम तीनों तत्वों को पहचानें सोसाइटी में से, लोगों में से, और उनके आधार पर राज्य का निर्माण करें। जो सिद्धांत और आदतें मनुष्यों की हैं वे ही राज्य की हैं। मतलब व्यक्तियों से ही तो मिलकर राज्य बन रहा है ना, राज्य कोई अलग चीज नहीं है। तो जो प्लेटो का आदर्श राज्य का, जो मैंने पहले भी बताया था कि जनसंख्या है वो 1050 की बात करते हैं, तो इतने से लोगों का एक राज्य बन जाएगा जो उनकी सिद्धांत और आदतें बताएगा, उन्हीं से राज्य का निर्माण होगा, क्योंकि उनमें से ही तो वे राज्य में प्रवेश करेंगे। कहने का मतलब है कि व्यक्ति और राज्य दोनों में एक साम्यता स्थापित करने की बात प्लेटो कहते हैं। तो जो गुण या जो दुर्गुण व्यक्तियों में होंगे वही दुर्गुण या वही असमानताएं, वही अन्याय के तत्व, वही व्याधियां समाज में भी उत्पन्न होंगी। तो यहाँ पर प्लेटो को समझने के लिए आपको ये तीनों चीजें कि स्वर्ण तत्व, लोह तत्व और चांदी तत्व, ये तीनों को आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको याद करना पड़ेगा। मोटे तौर पे अगर हम देखें तो जैसे सत, रज और तम की बात हम करते हैं। सत, रज और तम। सत होता है स्वर्ण का तत्व, रज होता है चांदी का तत्व
और तम होता है लोहे या पीतल का तत्व। तो ये हम अगर भारतीय संदर्भ में पढ़ें तो भारतीय संदर्भ में भी इस तरह का एक विभाजन प्राचीन काल से ही स्वीकार किया जाता रहा है। तो यहाँ पर भी आपको उससे रिलेट करना पड़ेगा। अगर आप रिलेट करेंगे तो आप बहुत अच्छे से उसको याद भी कर सकते हैं। अब उसका दार्शनिक राजा क्या है एक्चुअली, उस पर बात करते हैं। प्लेटो का कहना है कि राज्य तभी आदर्श रूप धारण कर सकता है जब राज्य का शासन ज्ञानी और निस्वार्थ दार्शनिक शासकों द्वारा किया जाएगा। इसी को ध्यान में रखकर वह दार्शनिक शासन की कल्पना करता है। रिपब्लिक में वर्णित आदर्श राज्य में सरकार नियमों द्वारा न होकर दार्शनिक शासकों द्वारा निर्मित होगी। दार्शनिक शासन पर कानून आदि का बंधन नहीं होगा। वह विवेक के माध्यम से शासन करता है, उसे शुभ का ज्ञान होता है, अतः वह कानून के नियंत्रण से मुक्त रहेगा। उससे समाज के अहित होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वह समस्त श्रेष्ठ गुणों के आधार पर शासक बनेगा। समस्त श्रेष्ठ गुणों का आगार होगा, ज्ञान और प्रेम से परिपूर्ण होगा तथा राज्य के प्रति उत्कृष्ट श्रद्धा से भी ओतप्रोत होगा। वह सर्वमान और सर्वसत्ता का दृष्टा होगा, उस पर कानून का बंधन नहीं होगा। इस तरह प्लेटो का आदर्श राजा एक तरह से निरंकुश बन जाएगा। निरंकुश का कहने का मतलब यह है कि राजा पर किसी तरह का न तो कानून का, न व्यक्तियों का, न धर्म का, न किसी और चीज का कोई तरह का कोई नियंत्रण नहीं होगा। तो राजनीति विज्ञान में एक कहावत कही जाती है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति निरंकुश रूप से भ्रष्ट करती है। तो एक व्यक्ति को ऐसा बना दिया जाएगा जिस पर कि किसी तरह का कोई नियंत्रण, कोई जोर नहीं होगा, कोई किसी तरह के कानून से भी बाध्य नहीं किया जाएगा, उसका कोई विरोध नहीं किया जाएगा। तो व्यक्ति की बहुत अधिक संभावना बन जाती है कि वो व्यक्ति निरंकुश बन जाए। तो जो प्लेटो का दार्शनिक राजा है उसमें भी ये बहुत अधिक संभावना देखी जा सकती है कि वो कभी भी निरंकुश बन सकता है। बारकर ने दार्शनिक राज्य की 4 मर्यादाएं का मतलब 4 उस पे नियंत्रण स्वीकार किए हैं। बारकर एक महान विचारक हैं जिन्होंने प्लेटो पर बहुत सारी कमेंट्रीज लिखी हैं। अगर आपको टाइम हो तो बारकर का, फोस्टर का, आप सेबाइन का बुक्स को पढ़ेंगे, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो बुक्स हैं उनकी, उसको अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने और पढ़ने को मिलेंगी और बहुत सारा ज्ञान आपको प्राप्त होगा। बच्चों, रेफरेंस बुक्स हमेशा पढ़नी चाहिए, क्योंकि रेफरेंस बुक्स पढ़ने से आपका जो बुद्धि का विकास है वो बहुत इतने से लेकर के इतना बन जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब भी आप पढ़ेंगे तो आपके बुद्धि का विकास होगा। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने और सुनने को और पढ़ने को मिलेंगी जो आप वास्तव में अगर क्लासरूम टीचिंग में देखेंगे तो वहाँ आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन रेफरेंस बुक्स आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे हम कानून की बात करें तो प्लेटो का जो कानून है वो इतना सख्त बनाता है प्लेटो कि जो व्यक्ति को दफनाए जाने वाला जो ताबूत होता है उसमें कितनी कीलें होंगी वो भी वो कहता है कि निश्चित होनी चाहिए कि इतनी ही कीलें होंगी, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं होंगी। तो जो व्यक्ति मृत्यु उपरांत भी एक सिस्टम बना रहा है कि इससे अपर या इससे नीचे कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो वो आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा के लिए भी एक ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि उस पर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। लेकिन बारकर ने कुछ नियंत्रण उस पर स्थापित करने की कोशिश की है या बताई है। कौन से वो नियंत्रण या मर्यादाएं हैं? जैसे नंबर 1, उसे अपने राज्य में संपन्नता या निर्धनता नहीं बढ़ने देनी चाहिए, क्योंकि इससे समाज में कलह और संघर्ष और अपराध बढ़ेंगे। अब आप किसी भी सोसाइटी में देख लीजिए, जैसे जैसे संपन्नता और निर्धनता के बीच की खाई यानी कि आर्थिक असमानताएं पैदा जब हो जाती हैं तो शासन में विरोध के स्वर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं, आक्रोश बढ़ने लग जाता है और उस आक्रोश या विरोध के बढ़ने से कई बार क्रांति जैसी संभावनाएं भी पैदा हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट है कि राजा राज्य का आभार इतना न बढ़ने दे कि व्यवस्था रखना ही कठिन हो जाए। आकार
आकार इतना बड़ा ना होने दे कि उसकी व्यवस्था बनाना ही मुश्किल हो जाए। अब ये उस समय की बात है जब 1050 को वो आदर्श राज्य मान रहे हैं। अब आप सोचिए कि वर्तमान सोसाइटी में कितने बड़े बड़े राज्य और देश बन गए हैं जिनकी व्यवस्थाएं करना कितना मुश्किल है। तो आदर्श जैसी चीज़ का अगर हम वर्तमान में देखें तो कोई संभव ही नहीं है, विचार ही संभव नहीं है। तो आकार इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि नागरिकों की आवश्यकता की पूर्ति कठिनाई से हो, या आकार इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि उसमें व्यवस्था ही न बनाई जा सके। तो उसने एक आदर्श राज्य की एक आदर्श जनसंख्या भी बता दी और वो थी 1050 लोग से एक राज्य बन जाएगा और उनकी व्यवस्थाएं आराम से ठीक से काम कर पाएंगी। तीसरा है कि वह ऐसी न्याय व्यवस्था का आयोजन करे कि प्रत्येक व्यक्ति अपना व्यवसाय नियमित रूप से भली प्रकार करता रहे। चौथा है कि वह शिक्षा पद्धति में परिवर्तन न करे, क्योंकि जब संगीत की तानें बदलती हैं तो उनके साथ राज्य के मौलिक नियम भी बदल जाते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं प्लेटो। तो यहाँ पर वो कहते हैं, जैसे मैंने बताया कि म्यूज़िक में भी वो अलग अलग लीडिया और उनकी बात करते हैं। तो अलग तरह के म्यूज़िक को वो बंदिश करना चाहते हैं, बहिष्कार करना चाहते हैं, और अलग तरह का म्यूज़िक है जो समाज के लिए वो आवश्यक मानते हैं। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जैसे जैसे संगीत की तानें बदलती हैं तो उनके साथ उनके राज्य के मौलिक नियम भी बदल जाते हैं। इसका मतलब यह है कि उस पर कुछ कंट्रोल, प्लेटो के जो आदर्श शासक है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल बारकर कह रहे हैं कि होना चाहिए।